अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जवाद। आज का लेक्चर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर 4 का नेक्स्ट लेक्चर है। इससे पहले मैं इसके 3 लेक्चर डिलीवर कर चुका हूँ चैप्टर 4 के, कैचअप कीजिएगा। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए चैप्टर 4 यानी गैसियस स्टेट, फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर जो है, इसके 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक ला रहा हूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं। वो सेक्शन बी के लिए इसको इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस में ला सकते हैं। और काइंडली अपने साथ रजिस्टर रख लें, कुछ लिख भी लीजिएगा। तस्वीरें खींचना आपका हक है, लेकिन मुझे सुन भी लीजिएगा तो अच्छा हो जाएगा लेक्चर, और मेरा भी जोश और वलवला बढ़ेगा इंशाल्लाह के अगले दिनों में, और आपको फ्रूटफुल वीडियोस देखने को मिलें। ये दोनों टॉपिक जो हैं गैस के बिहेवियर पर स्पेशल 2 लॉज हैं जो अपने अपने मशहूर केमिस्ट, एक जॉन डाल्टन था और एक ग्राहम था। इन्होंने अपने अपने तौर पर पेश किया और बड़ा ही नॉवेल लॉ हैं ये दोनों। समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं समझाने की कोशिश करूँगा। पहला है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये दोनों सेक्शन बी के उम्मीदवार भी हैं और पढ़ाई के लिए भी काम के हैं। इम्तिहान में आए या ना आए, इम्तिहान में आए ना आए, लेकिन समझने के लिए भी सही और अच्छे हैं। ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल है। डाल्टन्स ऑफ पार्शियल प्रेशर 1801 में इसने पेश किया था। तकरीबन 225 साल हो गए इस लॉ को आए हुए, और अभी तक ये दुरुस्त है। इसका मतलब है इसमें कोई ख़राबी नहीं है, गलती नहीं है। लिमिटेशन तो इसकी है लेकिन गलती नहीं है। पार्शियल प्रेशर, ये लफ्ज़ जो है चैप्टर नंबर 4 में आ चुका है, प्रेशर। अब जो बारीकियां बताऊंगा काइंडली नोट करते जाइएगा। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? प्रेशर तो हमने बचपन से सुना कि फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर कहते हैं। यानी अगर मैं आपके सामने ऐसे लिख दूं P = F/A, तो किसी सरफेस पे अगर परपेंडिकुलर फोर्स लग रही हो यूनिट एरिया पर, तो हम कहेंगे कि ये प्रेशर लग रहा है। परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन अ सरफेस एरिया और अ पॉइंट ऑफ एन एरिया। बट व्हाट इज़ पार्शियल प्रेशर? पार्शियल प्रेशर ये गैसेस के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और कहीं इस्तेमाल नहीं हो सकता। यानी कोई गैस है एक अकेली, तो वो तो प्रेशर एक्सर्ट करती है अपने कंटेनर में या अपने वेसल में। लेकिन अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस हो, यानी मोर देन 1 गैसेस हों, तो हर गैस इंडिविजुअली एक्ट करेगी। लेकिन शर्त है एक बहुत अहम, नोट इट डाउन। नॉन रिएक्टिव मिक्सचर ऑफ गैसेस में हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं डाल्टन लॉ। अगर रिएक्टिव गैसेस हुई तो डाल्टन लॉ का इस्तेमाल और स्टडी ख़त्म। सर रीज़न बहुत आसान, 9th क्लास आप लोग पढ़ चुके हैं। रिएक्शन हो जाएंगे अगर रिएक्टिव गैसेस को एक बर्तन में रख देंगे, एक कंटेनर वेसल में रख देंगे। लेकिन अगर नॉन रिएक्टिव गैसेस को रखेंगे एक बर्तन में, जैसे इस डायग्राम को देखें कि एक अलग बर्तन था जिसमें ये मैंने हॉलो मॉलिक्यूल दिखाए हैं किसी गैस के, और दूसरा एक बर्तन है, कंटेनर है, वेसल है, जिसमें मैंने फिल्ड मॉलिक्यूल्स दिखाए हैं। अब इन दोनों को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया एक तीसरे बर्तन में, एम्प्टी वेसल कंटेनर में। तो हुआ क्या? ये अगर अकेला अपने बर्तन में 600 टॉल प्रेशर एक्सर्ट कर रही थी गैस पहली, ये गैस दूसरी 500 टॉर अगर एक्सर्ट कर रही थी, तो जब तीसरे बर्तन में ये दोनों गए तो इन्होंने क्या किया बताइए? इन्होंने मिलकर अपना टोटल प्रेशर एक्सर्ट कर दिया उस कंटेनर वेसल में। 600 + 500 = 1100। सही है? अब ये हुआ कैसे? ये इस तरह हुआ कि हर गैस का मॉलिक्यूल चूँकि दूसरे गैस के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन के काबिल नहीं है, तो उसने अपने तौर पे उसको दबाना शुरू किया, वॉल्स को, कंटेनर की और मॉलिक्यूल्स को आपस में। तो दिस
पार्ट ऑफ द टोटल प्रेशर इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। कुछ समझे? यानी जैसे कभी अगर आपने पार्शियल फ्रैक्शंस बनाए हो मैथ्स में, तो एक टोटल फ्रैक्शन आता है अपॉन में, और अगर प्लस करके 2 हिस्सों में 3 हिस्सों में तोड़ दें तो वो पार्शियल फ्रैक्शन हो जाते हैं। तो गैस में भी इसी तरह पार्शियल प्रेशर हो जाएगा कि एक गैस अकेला अपना प्रेशर, दूसरी गैस अपना प्रेशर, 2 या 2 से ज़्यादा कितनी भी हो, नॉन रिएक्टिव हो, तो हर गैस इंडिविजुअली अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगी। तो पार्ट ऑफ टोटल प्रेशर यानी कंपोनेंट ऑफ टोटल प्रेशर विल बी कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। यानी ये भी आप साइड पे एक मुश्किल वाक्य लिए लिख सकते हैं कि डिफाइन पार्शियल प्रेशर। तो पार्ट ऑफ टोटल प्रेशर इज पार्शियल प्रेशर। पार्ट या कंपोनेंट ऑफ टोटल प्रेशर, ये क्या होगा भाई? ये होगा पार्शियल प्रेशर। समझे जनाब? गुड, स्टार्टिंग तो अच्छी पकड़ लिया आपने कि अगर किसी 2 या 2 से ज़्यादा गैसेस के मिक्सचर में एक गैस कंपोनेंट है तो हर कंपोनेंट गैस का अपना अपना इंडिविजुअल प्रेशर पार्शियल प्रेशर होगा। अब इसने कहा क्या था अपने लॉ में? लॉ की तो स्टेटमेंट होती है। इसने ये कहा था कि द टोटल प्रेशर विल बी द सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर, सिंपल एज दैट। यानी टोटल जो गैस के मिक्सचर का प्रेशर आएगा किसी कंटेनर में जिसमें हम एक से ज़्यादा गैसेस को, नॉन रिएक्टिव गैसेस को रख दें, तो जो टोटल प्रेशर आ रहा होगा वो हर इंडिविजुअल गैस के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। जैसे मैंने ये जो लिख दिया कि इफ़ दिस इज़ पार्शियल प्रेशर 1, दिस इज़ पार्शियल प्रेशर 2, तो दिस इज़ टोटल प्रेशर T, यानी P1 + P2 = PT। ये समझें। अब समझ में आना शुरू हुई बात? वेरी गुड। यानी पार्शियल प्रेशर था अलग, पार्शियल प्रेशर अलग, जब मिल के गए एक ही में। वैसे तो ये पार्शियल नहीं कहना चाहिए क्योंकि एक ही अकेली है, तो जब वहाँ पहुँचे तो अब ये जो पार्ट हो गया 600 of 1100 और 500 of 1100, तो दिस पार्ट इज़ द पार्शियल प्रेशर, द टोटल प्रेशर इज़ द सम ऑफ 2, यानी 500 + 600। तो पढ़ लें स्टेटमेंट। द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस इन अ क्लोज वेसल, बंद भी होना चाहिए, खुले में रख देंगे वो उड़ जाएगी, डिफ्यूजन दूसरा टॉपिक बन जाएगा। ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज ये नहीं हो कम ज़्यादा हो जाए, लॉसेज हो जाएंगे सिर्फ उस सूरत में कि लीकेज हो या गैस के अंदर रिएक्शन शुरू हो जाए। इज द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस प्रेजेंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। कंडीशन आ गई क्योंकि आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी हुई है, बताएं क्या? कि टेम्परेचर बढ़ाने से भी प्रेशर बढ़ता है, चार्ल्स लॉ। तो जिस जगह ये तजुर्बा करें उस बर्तन में, उस कंटेनर में टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। ठंडा गर्म कर देंगे मसला आ जाएगा। अगर आपने टेम्परेचर को डिस्टर्ब कर दिया तो प्रेशर डिस्टर्ब हो जाएगा, प्रेशर डिस्टर्ब हो जाएगा तो पार्शियल प्रेशर डिस्टर्ब हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर डिस्टर्ब होगा तो लॉ हो गया डिस्टर्ब। यानी ये कंडीशंस जो होती हैं, प्रोवाइडेड कंडीशंस, बॉयज़ लॉ आपने पढ़ा, मैंने पढ़ाया था इसी चैप्टर के स्टार्ट में, चार्ल्स लॉ। ये कंडीशन जो होती हैं बहुत कीमती होती हैं। स्टूडेंट अगर इसको यहाँ तक लिख दे गैसेस प्रेजेंट, तो ये इनकम्प्लीट यानी रॉन्ग, क्योंकि इस कंडीशन के बगैर ये लॉ नहीं है, गलत है। समझ गए? ये जर्नल इसकी प्रेजेंटेशन है मैथमेटिकली कि अगर P1 फॉर एग्जांपल गैस 1 का पार्शियल प्रेशर है, P2 गैस 2 का पार्शियल प्रेशर है, एंड सो ऑन अप टू n गैसेस, कितनी भी हो लातादाद न्यूमरस, तो टोटल प्रेशर विल बी द सम ऑफ इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स। अब इसकी एक मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन हमें करनी है, उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन में हमें ये करना है कि हमें मोल और पार्शियल प्रेशर या टोटल मोल और टोटल प्रेशर के दरमियान एक डेरिवेशन करनी है, यानी एक ऐसा फार्मूला जो थ्योरी की तो एक्सप्लेनेशन है लेकिन न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा। इसके लिए हम तसव्वुर करते हैं 2 गैसेस, 3-4 ले लेंगे तो लंबी हो जाएगी डेरिवेशन, तो 2 तसव्वुर करते हैं। अच्छा, ये जर्नल है, नाम ABCD कोई गैस नहीं है, पर्टिकुलर गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन। यहाँ पे जर्नल A एंड B फॉर द ईज ऑफ डेरिवेशन कि A और B कोई 2 गैसेस हैं, इसको हमने एक बर्तन में ले लिया, जैसे वो समझे वो A और B ही थी जो मैंने ऊपर डायग्राम बनाई है। उनके मोल्स Na और Nb हैं रिस्पेक्टिवली, यानी जो पहली गैस है उसके अपने मोल होंगे, जो दूसरी गैस होगी उसके अपने मोल होंगे।
तो दोनों के मोल का चैप्टर 1 से ताल्लुक है कि n सिंबल होता है मोल का, चैप्टर 1 के लेक्चर भी हैं, वो भी देख लीजिएगा। और जिस बर्तन में वो क्लोज्ड है उसका वॉल्यूम V है और टेम्परेचर उसका कांस्टेंट T है। याद है ना, टेम्परेचर नहीं चेंज होना चाहिए। तो ये वर्डिंग जो होती है ये बड़ी कीमती होती है डेरिवेशन में, इसको स्टूडेंट अहमियत दें। अब इसी चैप्टर में एक टॉपिक हुआ था जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन। उसकी शक्ल होती थी बेटा PV = nRT। याद आ गया? गुड। अब इसमें से आप P को अलग करो क्योंकि टॉपिक है प्रेशर, तो V अपॉन में चला जाएगा। बोलो हाँ, वेरी गुड। तो क्या होगा, अब अगर पहली गैस A है तो उसका पार्शियल प्रेशर PA हो जाएगा और V अपॉन में चला जाएगा। तो R कांस्टेंट, उसके बाद A नहीं लगेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट, उसके बाद A नहीं लगेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट, उसके बाद A नहीं लगेगा। तो सिर्फ दो जो चेंज होने वाली चीज़ें मोल और प्रेशर, उसके साथ A लग गया। अब ये हो गई इक्वेशन 1 फॉर द गैस A। अब लाइकवाइज गैस B का सोचें तो यहाँ पे PB हो जाएगा, तो यहाँ पे NB, नंबर ऑफ मोल रिस्पेक्टिव हो जाएंगे। ये हो गया। अब एक गैस का ये अलग है, ये एक गैस का अलग है, क्या? पार्शियल प्रेशर। हमें तो टोटल प्रेशर के साथ इसको रिलेट करना है, तो अब इसके लिए हम इसी फॉर्मूले को टोटल प्रेशर के लिहाज से लिख देते हैं। कैसे? PT टोटल प्रेशर, NT टोटल मोल। यानी अगर दो गैसेस थी जिनके मोल्स Na और Nb थे तो उसके टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे? बोलें, सम ऑफ इंडिविजुअल मोल्स विल बी द टोटल मोल्स ऑफ द गैसियस मिक्सचर। ओके, तो अब ये आ गया टोटल प्रेशर टोटल मोल्स के ज़रिए। अब करना है रिलेट एक जगह लाना है, तो रिलेशन आता है डिवीजन से। अब अगर आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर देंगे तो A और टोटल का पार्शियल प्रेशर का और टोटल प्रेशर का रिलेशन आ जाएगा। अगर आप इक्वेशन को नंबर 2 को नंबर 3 से डिवाइड कर देंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B और टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर का रिलेशन आ जाएगा। समझे? नहीं समझे तो देखते हैं। इस इक्वेशन 1 को 3 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है? कैसे सर? A को ऊपर रखते हैं और 3 को नीचे रखते हैं। इक्वेशन है भाई ये। PA इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और PT इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड ऊपर नीचे आ गई। अब राइट इक्वेशन 1 की ऊपर रख दें NART अपॉन V और अपॉन में इसकी राइट हैंड साइड रख दें जो कि क्या है NTRT अपॉन V। बोले बेटा समझ में आ रहा है? गुड। अब मैं सबको आती है माशाल्लाह। मल्टीप्लाई डिवाइड में T और R कट गए, V और V कट गए। बताएं आया ये? अब लाइकवाइज अगर मैं आपसे कहूँ कि खुद करके देखें, 2 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? PB यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ B और टोटल प्रेशर अपॉन में आ जाएंगे ऊपर नीचे ये, और RT और V कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई, बचेगा NB अपॉन NT यानी मोल्स ऑफ गैस B अपॉन टोटल मोल्स ऑफ गैसियस मिक्सचर। इससे इस फॉर्मूले का सर काम क्या है? डिराइव तो हो गया, समझ में भी आ गया माशाल्लाह। इससे न्यूमेरिकल्स, MCQs, एप्टीट्यूड टेस्ट करें। यानी इफ़ 3 आर नोन 4th कैन बी कैलकुलेटेड। यानी फ़र्ज करें आपको किसी गैस के मोल पता है, टोटल गैस के मोल्स का सम भी पता है यानी टोटल मोल्स ऑफ गैसेस, और टोटल प्रेशर भी पता है, तो आप इसकी मदद से पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, PT उधर क्रॉस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो रिजल्ट आएगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A होगा। समझे? इसी तरह अगर इसमें फ़र्ज़ करें पार्शियल प्रेशर आ चुका हो, मोल्स पता हो, टोटल मोल्स पता हो, तो टोटल प्रेशर भी निकाल सकते हैं। टोटल प्रेशर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, डिवाइड में लाएं मोल्स को, क्रॉस मल्टीप्लाई करें मोल्स को, टोटल प्रेशर आ जाएगा। तो ये बड़ा हैंडी और बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो डिड्यूस हुआ कि हम इसकी मदद से पार्शियल प्रेशर या टोटल प्रेशर किसी गैसियस मिक्सचर या डाल्टन्स लॉ का इस्तेमाल करते हुए फाइंड कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये हुआ फार्मूला नंबर 1। फार्मूला नंबर 2 भी है इसका। बताएं क्यों? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है मोल फ्रैक्शन। वैसे तो ये कॉन्सेप्ट आएगा चैप्टर नंबर 8 में और 10 में, लेकिन यहाँ पे मुख्तसर देखते हैं मोल फ्रैक्शन। ये क्या बता है भाई? नाम से ही पता चल रहा है फ्रैक्शन। किस चीज़ का?
मोल का। इतनी आसान कर दी केमिस्ट्री सर ने। मोल फ्रैक्शन, मोल का फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब अपॉन डिवाइड, यानी अगर इस हिस्से को खाली आप देखें, इस हिस्से को खाली देखें तो लगता है कि ये मोल फ्रैक्शन है। हाँ बोलें, एक्सीलेंट, ये हो गया मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन जो होता है उसको कहते हैं एक्स से डिनोट करके, ये एक्स। अब अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा यानी मोल ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मोल्स, तो ये एक्स का मोल फ्रैक्शन ए का हो गया, एक्स सिंबल है मोल फ्रैक्शन का, और लाइकवाइज इसका एक्स बी हो गया मोल फ्रैक्शन। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, पी टी उधर गया ये रहा, पी टी उधर मल्टीप्लाई करें ये रहा, यानी ये अनदर फॉर्म ऑफ डाल्टन्स ऑफ पार्शियल प्रेशर हो गई कि अगर आपको मोल फ्रैक्शन कभी चाहिए हो या गिवन हो तो मोल के बदले मोल फ्रैक्शन इसके ज़रिए आ जाएगा, या गिवन होगा तो पुट हो जाएगा और पार्शियल प्रेशर आ जाएगा गैसेस का रिस्पेक्टिवली। गॉट इट, दैट्स इट। ये तो सवाल हुआ कि डाल्टन लॉ की स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन विद मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन। एक इसका अलग से सवाल जुड़ सकता है बोर्ड एग्जाम में कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन लॉ। अब ये प्योर लर्निंग रट्टाफिकेशन है, लेकिन मैं समझाऊंगा थोड़ा सा कि एप्लीकेशंस यानी इस्तेमाल ज़िंदगी में या कहीं हमारे कहाँ है डाल्टन लॉ का। पहला इस्तेमाल तो इसका आप लोगों ने लैब में देखा होगा, जो केमिस्ट्री की लैब्स होती हैं जिसमें हम इन्वर्टेड फ्लास्क के ज़रिए हासिल क्या करते थे, गैस कलेक्टेड ओवर वाटर। जैसे हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जो कलेक्ट होती है वाटर के ऊपर मॉइस्ट हालत में, मॉइस्चर के साथ। ऑक्सीजन ऐसी गैस है। ये दो ऐसी नोटवर्दी गैस हैं जो कलेक्ट होती हैं कहाँ, ओवर वाटर, यानी मॉइस्चर उसमें आ जाता है। तो अब यहाँ पे ये डाल्टन लॉ बड़ा हैंडी है। किस तरह? क्योंकि अगर आपके पास जो मॉइस्चर वाली गैस आ गई यानी वेट गैस जो आ गई जिसमें नमी है, वो ड्राई खुश्क और नमी जिसको हम बुखारात कहते हैं वाटर की लेके आई, उसका सम होगा। अब ज़रा इसके साथ इसको करीब करीब रखें, लग रहा है कि कुछ मैचिंग आ रही है कि वेट और मॉइस्ट गैस हैज़ अ प्रेशर विच इज़ द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ड्राई गैस एंड द वाटर वेपर्स और एक्वियस टेंशन। इसको एक्वियस टेंशन भी कहते हैं कुछ टीचर और बुक वाले, क्योंकि एक्वियस हो गया पानी और टेंशन हो गया प्रेशर। ये वाली टेंशन नहीं है भाई पढ़ाई वाली, प्रेशर इज टेंशन। सही है। अब इसमें से अगर कोई आपसे कह दे कि ड्राई गैस का प्रेशर अलग करके निकाल कर दिखाओ, तो हो गया ना डाल्टन लॉ काम का, क्योंकि वेपर प्रेशर को माइनस कर देंगे जब हम मॉइस्ट गैस के प्रेशर में से, तो ड्राई गैस का प्रेशर अलग होके आ जाएगा। समझे कुछ? एक्सीलेंट। यानी ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन हो गई किसकी? डाल्टन लॉ की, कि विद द हेल्प ऑफ डाल्टन लॉ वी कैन कैलकुलेट या वी कैन फाइंड द पार्शियल प्रेशर्स या प्रेशर्स ऑफ ड्राई गैस बाय यूजिंग देयर वेट और वेपर प्रेशर। दूसरा तीसरा जो है इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जो लोग आसमानों पे जाते हैं, मतलब गलत नहीं समझे, मतलब जो हायर एल्टीट्यूड्स पर, पहाड़ों पर, ऊंची बुलंदियों पर जाते हैं वहाँ, और जो बहुत ही डीप डाइवर्स होते हैं, जो सी डाइवर्स होते हैं, जो गोताखोर होते हैं और गहरे पानियों में छलांगे मारते हैं रिसर्च के लिए किसी मकसद से, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि जितना आप एल्टीट्यूड में ऊपर जाएंगे, यानी एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, ऊंचाई में बढ़ते जाएंगे, उतना आपका दम घुटेगा, लगेगा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इन दोनों में आ जाएगा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, चाहे हाई एल्टीट्यूड पे आप चले जाएँ चाहे डीप वाटर में चले जाएँ। रिस्पायरेशन या रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर कह लें या डिस्टर्बेंस आ जाएगी, या कहें सांस लेने में दुश्वारी होगी। वजह यह कि हमारे जो लंग्स में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है या एयर की, वो सी लेवल के सिंक्रोनाइज रहने में रेगुलर नेचुरल है। जितनी ऊंचाई पे जाते जाएंगे और नीचाई में जाते जाएंगे वो डिफरेंस आता जाएगा इनटेक का और एक्सटर्नल प्रेशर का, वो डिस्टर्ब करेगा। तो ये इसका मकसद क्या हुआ पढ़ने का सर, कि प्रेशर कम होता है जब एल्टीट्यूड बढ़ता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एमसीक्यूज़ भी कवर हो गई। अब एक रीडिंग लिखी है मैंने ताकि आपको इससे समझ में आए कि कहानी क्या है। हवा में जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो 159 टॉर है,
टॉर न्यूमेरिकल का मेरा जो है वीडियो देखिएगा, टॉर मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर को कहते हैं, वरना अभी समझाऊंगा तो न्यूमेरिकल करवाने लग जाऊंगा। यानी ये यूनिट्स हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटीएम जो होता है वो यूनिट होता है, टॉर होता है यूनिट, टॉर को मिलीमीटर कहते हैं। सही है। जो लंग्स में हमारी ऑक्सीजन है यानी फेफड़ों में, उसका ये है। अब गौर से देखें, लंबा फ़र्क आ गया 43 टॉर, ये बता रहा हूँ इस जगह पे, यानी जहाँ पे एल्टीट्यूड होगा वहाँ पे ये प्रेशर इतना 159 और लंग्स में 116, डिफरेंस जितना ज़्यादा हो जाएगा ना ये, अब यानी समझेंगे 116 होता है, यहाँ पे 120 होता तो आपको सांस में मसला नहीं आएगा। यहाँ पे 116 होता है, यहाँ पे 120 हो जाए, 25 हो जाए, करीब करीब रहे, 110 हो जाए तो मसला नहीं आएगा। 15, 20, 30 से ऊपर बढ़ेगा ना डिफरेंस, तो ये रिस्पायरेशन इशू आ जाएगा इनटेक का हमारे। ये तो हो गया भाई पहला। वाटर डाइवर्स, अब जो गोताखोर जाते हैं देखा होगा उनके पीछे एक बैग होता है ख़ास, वो उसमें बबल्स बनते रहते हैं, वो असल में स्क्यूबा है। ये सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीथिंग एपरेटस, यानी सांस लेने के लिए, वरना दम ही घुट जाए, पानी के अंदर है। इसमें हीलियम होती है। देखिए हीलियम जो है ना इंतहाई हल्की गैस है, जितनी हल्की गैस होगी उसका प्रेशर उतना कम होगा। सही है। और ऑक्सीजन देखिए सिर्फ 4% है ऑक्सीजन, इसलिए कि वो प्योर हीलियम ही सांस में ले लेगा तो उसका तो दम घुट जाएगा। अब देखें ये तकरीबन एक MCQ उसके लिए कि अगर 40 मीटर गहराई में चला जाए कोई डाइवर तो वहाँ पे प्रेशर 5 गुना ज़्यादा हो जाएगा। यानी देखें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। एल्टीट्यूड ऊंचाई बढ़ रही है तो प्रेशर कम हो रहा है, डेप्थ बढ़ रही है यानी गहराई, देख रहे हैं, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी गहराई में जाएंगे तो प्रेशर बढ़ता चले जाएगा, ऊंचाई पे जाएंगे कम होता जाएगा, गहराई में जाएंगे बढ़ता जाएगा। इसलिए आपने कभी देखा होगा आप मैदानी इलाकों में या नीचे की तरफ जाएं तो लगता है कि सांस उखड़ रहा है, इस तरह ऊंचाई पे पहुंच जाएं तो लगता है। इसकी वजह यही होती है कि यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ इनटेकिंग लंग्स ऑक्सीजन और एटमॉस्फेरिक उसमें डिफरेंस आ रहा है। सही है। तो ये दो इस्तेमाल बहुत कीमती हो गए। तीसरा तो था ही वो प्रैक्टिकल लैब का था। टोटल ये टॉपिक कवर है सेक्शन बी के लिए, लेकिन एक साथ क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, मुझसे फीडबैक भी मांग लीजिएगा कि सर, यानी कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कि सर कैसे सवाल आए तो क्या रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो मैंने लिखा है इस पर गौर कर लें। ग्राहम लॉ पे जाने से पहले इसमें आपको PDF नोट्स हर चीज़ मिल सकती है, अगर इसको आप ज्वाइन कर लें। 1 टाइम पेमेंट है। जैसे ये लेक्चर समझ में आ रहे हैं, इसके PDF नोट्स आपको JJC के इतने अच्छे माशाल्लाह से मिल जाएंगे, फिज़िक्स के मिल जाएंगे, इंग्लिश उर्दू इस्लामियत के मिल जाएंगे, बायो के, कंप्यूटर के मिल जाएंगे, टेस्ट पेपर वगैरह सब कुछ है। यानी देख लीजिएगा, ये कई मरतबा अनाउंसमेंट हो चुकी है, काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे हैं लेकिन फ़ैसला नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करें। तो जो ज्वाइन कर चुके हैं उनसे पूछ लें भाई कि कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अच्छा, इसने 2 लॉ दिए थे। ये इसने दिया था 1831 में, उसने दिया था 1801 में, यानी एक ही सेंचुरी के दोनों लोग हैं आगे पीछे। 1831 में इसने डिफ्यूजन का एक लॉ दिया था, फिर इसी ने इसको इम्प्रूव किया था। तकरीबन 17 साल बाद 1848 में एक और लॉ दिया था, यानी समझे मॉडिफाई किया था उसने अपने ही लॉ को। 17 साल में और भी साइंसदान आए होंगे लेकिन किसी ने इसके लॉ को मॉडिफाई नहीं किया, इसने अपने लॉ को खुद ही मॉडिफाई किया 17 साल बाद। पहले उसने जो बोला था वो डेंसिटी के बारे में बोला था 1831 में, कि गैसेस की जो डिफ्यूजन की डिपेंडेंस है वो डेंसिटीज़ पर है। लेकिन आगे चल के उसको थोड़ा और तहकीक करने से पता चला कि मोलर मास पर भी है। और वजह क्या थी वो नीचे हम देखेंगे कि इनका आपस में कुछ ताल्लुक है, इसीलिए इस पे दारोमदार है तो उस पर भी दारोमदार है। सही है। बड़ा आसान सा और इंटरेस्टिंग सा लॉ है ये, कुछ लोग 9-10 में भी पढ़ाते हैं। डिफ्यूजन। अच्छा, एक चीज़ होती है इफ्यूजन। इस डायग्राम पे गौर कीजिएगा, मैंने आप लोगों के लिए आधी बनाई हुई है, टाइम बच जाए। फ़र्ज़ करें कि कोई गैस के सारे मॉलिक्यूल्स एक तरफ हैं यहाँ, और ये बीच में पार्टीशन है, यानी कि दरमियान में कोई कार्डबोर्ड लगा के रोका हुआ है, कन्फाइन किया हुआ है एक हिस्से में गैस को। अब जैसे ही आप इस पार्टीशन को हटाएंगे, देखिए इस वाले में बना हुआ नहीं है ना, तो ये गैस फैल जाएगी पूरे में। समझे कहानी? ये डिफ्यूजन है।
डिफ्यूजन क्या हुआ, स्प्रेडिंग और इंटरमिक्सिंग, स्प्रेडिंग और इंटरमिक्सिंग ऑफ गैस, यानी गैस का फैल जाना, मुंतशिर हो जाना यकसा तौर पर एक जगह से दूसरी जगह होमोजीनिटी के साथ, यानी होमोजीनियस अंदाज में मिक्स हो जाना, स्प्रेड हो जाना, ये कहलाता है डिफ्यूजन। स्प्रेडिंग या इंटरमिक्सिंग या होमोजीनिटी ऑफ स्प्रेडिंग। इसका रिवर्स जो होता है वो होता है इफ्यूजन। इफ्यूजन, इफ्यूजन में क्या होता है, इफ्यूजन में ये होता है बेटा कि फ़र्ज़ करें कि ये गैस मॉलिक्यूल्स इधर हैं और दरमियान में आपको एक ये बारीक सा छेद नज़र आ रहा है, टाइनी होल या ओरिफिस, टाइनी होल बारीक सुराख और ओरिफिस यानी कोई ओपनिंग, बारीक सा छेद, ओपनिंग। तो क्या होगा बताएं, पार्टीशन देखें अपनी जगह पर है, इसमें ये होगा बेटा कि गैस जो है ना स्लोली एंड ग्रेजुअली इस ओरिफिस में से लीक होना शुरू हो जाएगी, या समझें कि इनटू द रीजन ऑफ लो प्रेशर, उधर जाना शुरू हो जाएगी, यानी ये लो प्रेशर रीजन है। समझ रहे हैं आप, पढ़ा देखें तस्वीर ली होगी, ये सब समझ में आ रहा होगा। सर पूरा लेक्चर माशाल्लाह से पूरा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आवाज़ मेरी आप सुन लेंगे तो लगेगा कि हम इस कॉलेज में या तरीके से किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, और तस्वीर ले लेंगे तो आई एम सॉरी टू से कि वो तो फिर आप नोट्स की तस्वीर खींच लें या बुक से खींच लें, बोलेंगी वो आपसे नहीं बोलेंगी ना बेटा, टीचर को सुनेंगे थोड़ा, तब ये केमिस्ट्री फिज़िक्स मैथ्स साइंस सब्जेक्ट्स कुछ क्लियर होते हैं। तो इसमें थोड़ा ख़र्चा भी आता है कि भाई वीडियो स्ट्रीमिंग करनी पड़ेगी या आपको प्ले करके आवाज़ भी सुननी पड़ेगी, ऑडियो वीडियो। तो चॉइस इज़ योर्स। मैं क्या बोल रहा था बेटा, इफ्यूजन इज़ द रिवर्स ऑफ डिफ्यूजन। इसमें होता ही है कि टाइनी स्मॉल ओपनिंग या ओरिफिस से गैस निकलना शुरू हो जाए और दूसरी तरफ चली जाए। इसकी मिसाल देता हूँ तो आपको पता चलेगा डिफ्यूजन और इफ्यूजन की ज़िंदगी मिसाल। जैसे कोई परफ्यूम लगा के या कोई फूलों की वादियों से या गार्डन के करीब से आप गुजरें जहाँ पे क्यारी में फूल वूल लगे हों, तो देखें आप दूर से गुजर रहे हैं या वो दूर है वो शख्स जो वियरर है परफ्यूम का या इतर का, खुशबू वो पहुँच गई, लेकिन वो जो परफ्यूम है बेसिकली लिक्विड है, लेकिन जो उसके फ्यूम्स बने, गैसियस फ्यूम्स बने, वो स्प्रेड होके आपके नॉस्ट्रल्स, आपके स्मेलिंग बर्ड्स तक पहुंच गए। तो देखें ये डिफ्यूजन हुआ, स्प्रेड हो गया ना, वहाँ से फैल गई वो खुशबू आगे तक। इफ्यूजन की मिसाल आपको मिलेगी जैसे टायर ट्यूब में ज़्यादा थोड़ी हवा भर जाए, जो गाड़ी के या बाइक के टायर्स होते हैं, तो उसमें कभी देखो हिसिंग साउंड आती है करके, यानी वो जो ज़्यादा हवा है वो निकल गई हल्की सी। या कभी अगर आपने बैलून में ज़्यादा हवा फुला ली तो उसके ऊपर जो जहाँ से हवा भरी है आपने उसका नोज़ल वहाँ से छोड़ दें तो थोड़ी सी हवा निकल गई। अब आपने उसको टैग कर दिया कि फट ना जाए तो नॉर्मल हो गई। लेकिन एक चीज़ होती है कि आपने उसको पिन करके फाड़ दिया गुब्बारे को, या खुदा ना खास्ता टायर फट गया, दैट इज़ एक्सपेंशन। दो अलग चीज़ें हैं, वो एक्सपेंशन हो गई, गुब्बारा फट गया, टायर फट गया। लेकिन जो हल्की हल्की लीकेज होगी वो कहलाएगी इफ्यूजन। अब इस बारे में उसने लॉ क्या दिया था, उसने लॉ दिया था बड़ा आसान सा। उसने कहा था कि जो गैस हल्की होगी, लाइटर होगी, जिसकी डेंसिटी मोलर मास कम होगा, वो फास्टर डिफ्यूज़ होगी, और जो हैवियर गैस होगी जिसका मोलर मास और डेंसिटी ज़्यादा होगी, हाई होगी, ग्रेटर होगी, वो स्लो डिफ्यूज़ होगी। सिंपल एज दैट। इस तरह समझने कि एक छोटा बच्चा है जिसका वज़न कम है और एक छोटा बच्चा है जिसका वज़न ज़्यादा है, ज़्यादा वाला थोड़ा आहिस्ता दौड़ पाएगा, सेहत अच्छी चीज़ है लेकिन दौड़ना, और जो हल्का बच्चा होगा वज़न में वो फुर्तीलेपन से तेज़ी से निकल लेगा। यही था, फैल जाना, बढ़ जाना, आगे इंटरमिंगल कर जाना या स्प्रेड हो जाना, यही दौड़ने की मिसाल दी। तो एकदम, लेकिन इसमें एक ख्याल रहे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट। सिर्फ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, स्क्वायर रूट के लिहाज से, यानी ये R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। जैसे बॉयज़ तो पढ़ा उसमें सिर्फ इन्वर्सली होता है,
इसका ये मतलब है कि अगर मैं डेंसिटी को 4 टाइम्स कर दूंगा किसी गैस की, यानी 4 गुना कसीफ या भारी गैस, तो देखें 4 का रूट 2 हो जाएगा, यानी उसकी डेंसिटी 4 टाइम्स होने पे रेट ऑफ डिफ्यूजन डबल ही होगा, यानी ये कह रहा हूँ। अब इसको मैं ले आऊँ रूट में, तो ये देखें 2 निकला ना बाहर, समझे? तो ये एमसीक्यूज भी हो गई। कोई कहता है किसी गैस की डेंसिटी डबल हो रही है, बताएं रेट ऑफ डिफ्यूजन, बोले रूट 2 के साथ बोलना पड़ेगा, क्योंकि 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, समझे? दैट्स इट। आगे चल के उसको पता चला जो 17 साल बाद कि मोलर मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चूंकि डेंसिटी, इसलिए दोनों के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी रेट ऑफ डिफ्यूजन। लेकिन कंपैरेटिव रेट, इससे ये मतलब है कि ग्राहम लॉ को हम अकेले कैसे अपने ऊपर लगाएं, यानी मैं गैस हूँ, मैं इस कमरे में दौड़ के वहाँ तक चला गया, सड़क पे कोई एक गाड़ी को तस्वीर करें गैस है, वो अकेली दौड़ के कहीं चली गई, पूरी सड़क सुनसान पड़ी है, कोई दूसरी गाड़ी है ही नहीं, ना बाइक है, सही है? कभी भी ग्राहम लॉ के लिए आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा कि इस गैस और इस गैस में रेस लगवाएं तो कौन ज़्यादा फास्टर डिफ्यूज़ कर रही है, यानी स्प्रेड हो रही है उस माहौल में, उस कंटेनर या उस वेसल में। अकेले का कैसे पता चलेगा, वो तो फर्स्ट ही आ जाएगी अकेली, तो कोई सेकंड था ही नहीं, समझे बात? तो यहाँ पे 2 होनी चाहिए, तो इसको कहते हैं कंपैरेटिव, मवाजना करवाना कि कौन सी गैस कितनी कंपैरिजन में डिफ्यूजन रेट में फास्टर या स्लोअर है। अब इसके लिए हम 2 गैस तस्वुर करेंगे, फिर जैसे उसमें ए और बी तस्वुर कर लिया, इसमें भी आप 1 और 2 समझ लें। पहली गैस की डेंसिटी D1 हो जाएगी, दूसरे की D2 हो जाएगी, सही है? इसमें ज़रा ख्याल रखिएगा कि प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए और टेम्परेचर, उसमें तो खाली था टेम्परेचर कांस्टेंट, इसमें टेम्परेचर भी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा दिया तो दौड़ने लग जाएगी गर्मी से, समझे? यानी गैस नॉर्मल माहौल में दौड़ी थी, आपने आग लगा दी उस कमरे में, वो दौड़ेगी। देख केमिस्ट्री ऑफ लाइफ समझे, आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा पढ़ाई में। और प्रेशर अभी बताया था, प्रेशर बढ़ाएंगे तो फास्टर हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर के अंदर भी उसके जो पुश होगा कि दौड़ो तेज, प्रेशर आ रहा है। तो ये शर्त हो गई कि ग्राहम लॉ जहाँ पे आप स्टडी करें और वेरीफाई करें, उस कंटेनर या वेसल या उस कंपैरेटिव गैसेस के डिफ्यूजन के रेट के लिए टेम्परेचर प्रेशर मस्ट रिमेन कांस्टेंट, शुड नॉट बी चेंज्ड, सही है? अब अगर ये इसकी स्टेटमेंट है तो 1-1 हो जाएगा अगर पहली गैस हो, 2-2 हो जाएगा अगर दूसरी गैस हो, कांस्टेंट आ जाएगा के अगर प्रोपोर्शनैलिटी का निशान हटाएं, और के का मतलब क्या होगा बेटा? प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट, क्योंकि हमने यही पढ़ा अभी कि इस लॉ के लिए टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। तो के इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रिप्रेजेंटिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट। अब कंपैरेटिव, जैसे वहाँ पे हमने पार्शियल प्रेशर को टोटल प्रेशर से कंपेयर करने के लिए डिवाइड किया, अब यहाँ पे लाइकवाइज दोनों गैसेस के रेट ऑफ डिफ्यूजन को कंपेयर करने के लिए डिवाइड कर देते हैं। तो ऊपर नीचे रख दें जल्दी से भाई, R1 को R2 के ऊपर नीचे, यानी इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दें। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे हो गया? बेटा कोशिश आप भी करो, तब आपकी मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री दौड़ेगी ना। R1 इसका लेफ़्ट पे आ गया, R2 उसका लेफ़्ट पे आ गया, ठीक है यहाँ तक। अब इसका ऊपर था K अपॉन रूट D1, सही, उसका डिवाइड में आ गया K अपॉन रूट D2, सही, K से K कैंसिल हो गया। अब ये अपॉन के अपॉन में तो रेसिप्रोकल होकर ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट D2 अपॉन रूट D1, सही। 2 रूट अच्छे नहीं लगते एक जगह मैथ्स में, दोनों को एक रूट में ले आए और देखें अंदाज़ा हुआ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल साबित भी हो गया। यानी जो गैस हल्की होगी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन तेज़ होगा। यहाँ पे गैस हल्की है, ये मैंने यहाँ पे उल्टा एरो बना दिया, यानी D1 हल्की है, तसव्वुर करें, यानी लाइटर गैस है, तो देखें रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्टर है उसका। मिसाल दे देता हूँ एक, जैसे अब अगर आपने पढ़ा हो कि हाइड्रोजन जो है उसका मोलर मास है 2 ग्राम पर मोल, सही है, और ऑक्सीजन जो है उसका है 32 ग्राम पर मोल। अब कोई कहते हैं इन दोनों की रेस लगवाओ बेटा और बताओ ग्राहम लॉ से कौन जीता कितने तेज़ी में। अब 32 और 2 रख दें इस वाले मोलर में, ये तो डेंसिटी है, डेंसिटी कैलकुलेट करनी पड़ती है, मोलर तो फ़ौरन पता चल जाता है, हमें याद भी होते हैं, चैप्टर 1 किया उन्होंने स्टेशियोमेट्री। 2 और 1, 32 ऊपर रखें भारी वाला और 2 नीचे रखें हल्का वाला, कितना आया बेटा? 16 आ गया,
1 आ गया नीचे कैंसिल होकर, 2 1 ज़ा 2 16 ज़ा, ये कितना आ गया 4। इससे ये मतलब हुआ कि हाइड्रोजन जो है डिफ्यूजेज 4 टाइम्स एज फास्टर, कहानी समझे, एज ऑक्सीजन। यानी अगर ऑक्सीजन 1 कदम बढ़ी तो हाइड्रोजन 4 गुना तेज दौड़ के 4 कदम आगे है। अब इस तरह आप किसी भी दो गैसेस का कंपैरेटिव रेशियो निकाल सकते हो रेट ऑफ डिफ्यूजन का, अगर आपको उसके मोलर मासेस नहीं तो डेंसिटी पता हो। डेंसिटी वो गिवन करता है, मोलर मास तो हम खुद भी ट्रायल कर करके 2-4 गैसेस का निकाल कर कंपेयर करते रहें कि ये गैस फर्स्ट आई कि ये गैस सेकंड आई। जैसे ये बता दिया हाइड्रोजन फास्ट हो गई। अब ऑक्सीजन का मीथेन से कंपेयर कर लें, अमोनिया का कार्बन डाइऑक्साइड से कंपेयर कर लें, करते रहेंगे तो पता चलता रहेगा कि ये टॉपिक क्या है। तहकीक ये कहती है कि डेंसिटी जिस गैस की ज़्यादा होती है उसका मोलर मास भी ज़्यादा होता है। सिंपल सी बात है, क्योंकि डेंसिटी होती है, बोलें, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे ही पढ़ा था। अब अगर फ़र्ज़ करें वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्योंकि एक ही बर्तन में दोनों गैसेस होंगी, तो क्या मतलब हुआ, अगर कांस्टेंट को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया था तो कांस्टेंट आ गया था। अब अगर उल्टा काम करें कि कांस्टेंट को हटाएं तो प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल आ जाएगा। साबित हो गया कि जिस गैस का मोलर मास ज़्यादा होता है, यानी जो भारी होती है, उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। इस बुनियाद पे हम ग्राहम लॉ की 2 फॉर्मुलेशन कर सकते हैं, एक इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी और एक इन टर्म्स ऑफ मोलर मास। ख्याल रखिएगा, जब न्यूमेरिकल भी मैंने इसके कराए हुए हैं, जाके वीडियो में देखें। मोलर मास ज़्यादा वाला हैवियर गैस का ऊपर रखिएगा हमेशा कैलकुलेशन में, ताकि इस तरह जवाब आए, ऊपर बड़ी गिनती और नीचे 1, क्योंकि नीचे हमेशा 1 आ जाएगा कट के, तो हम उसको कंपेयर कर सकेंगे कि इतना टाइम्स फास्टर। वरना अगर 1 ऊपर और नीचे गिनती आ गई 2 3 4, तो हम क्या बोलना पड़ेगा इतना टाइम्स स्लोअर, और ये उल्टा बोलने का तरीका हो जाएगा। अक्सर टीचर फास्टर करके बोल रहे हैं कि विच गैस डिफ्यूजेस हाउ मच फास्टर देन या रैपिडली देन द अदर गैस, ठीक है। और ये भी मज़े की इंटरेस्टिंग बात बता दूं, क्योंकि ख़त्म पे आ रहा है लेक्चर भी और आज का टॉपिक भी, कि 2 या 2 से ज़्यादा गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन एक जैसा भी हो सकता है। इनकी रेस लगाएं तो टाई पड़ जाएगा, एक साथ दोनों का कदम पड़ेगा फिनिशिंग लाइन पर। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कोई स्टूडेंट, कोई 2 गैस या 3 गैस जिनका रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम है। ग्राहम लॉ की एप्लीकेशन सारी इंग्लिश में पढ़ लें, आसान है। इसकी मदद से हम मुख्तलिफ गैसेस की डेंसिटीज़ और मोलर मासेस जो अननोन हो अब तक, वो फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये बेसिकली डेंसिटीज़ और मोलर मास को बयान करने वाली गैस ये लॉ था। टॉक्सिक गैसेस, अगर खुदा ना खास्ता किसी माहौल में टॉक्सिक यानी जहरीली गैसें आ जाएंगी, तो उसके असर को ज़ायल करने के लिए हम उसको डिफ्यूज़ करवा दें, यानी जिसको कहते हैं स्प्रे करवा दें, तो एक जगह से वो दूसरे माहौल में चली जाएंगी या स्प्रेड होकर दूर तक फैल जाएंगी, तो उनका असर मिनिमाइज़ या उसका हार्मफुल इफ़ेक्ट कम हो जाएगा। तीसरा जो है, मुख्तलिफ आइसोटोप से मिलकर कुछ गैसेस बनती हैं, क्योंकि एलिमेंट्स आर द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स। अच्छा, इसके जाने से पहले एक चीज़ बताऊं, वो व्हाट्सएप नहीं बता रहा भाई, परेशान मत हो। इस तरह का सवाल आ जाएगा इसमें कौन से जो है 2 गैसेस पर डाल्टन लॉ अप्लाई नहीं हो सकता। एक लिखा हो हाइड्रोजन एंड हीलियम, एक लिखा हो आर्गॉन एंड हाइड्रोजन या ऑक्सीजन कर दें इसको, एक लिखा हो HCl एंड NH3, तो आप कहेंगे HCl और NH3 कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट हैव एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन लॉ, क्योंकि ये दोनों रिएक्टिव हो जाएंगी। देखें इसमें NH4Cl बन जाएगा, एक कंपाउंड बन जाएगा। इन दोनों को एक कमरे में छोड़ा, मिलकर तीसरी चीज़ पैदा कर देंगी, काम ही ख़राब हो गया। आर्गॉन एक नोबल गैस है, हीलियम एक नोबल गैस है जो ग्रुप 8 में होती है पीरियोडिक टेबल के। आसान सा तरीका बता दूं इस तरह की MCQs उठाने का, वरना MCQs के लेक्चर भी मेरे मौजूद हैं वीडियो में, MCQs एक्सप्लेन्ड के नाम से, जाके वो देख लें। सर JJC को देख लें, काम का फ़ायदा उठा लें। जो स्टूडेंट हैं प्योर जेन्युइन, जो सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम से 2 महीने पहले नहीं पढ़ते हैं, उनके लिए है ये सर जवाद और JJC। जो नोबल गैसेस हो ना, वो सारी डाल्टन लॉ अप्लाई करवा सकती हैं, क्योंकि
नोबल गैस नाम में ही नोबल है, इनर्ट है, रिएक्शन ही नहीं करेंगी। तो सिर्फ ऐसा ऑप्शन पकड़िएगा जिसके अंदर रिएक्टिव गैसेस दिख रही हो, यानी जो हम जिसको रियल गैस या आम जिंदगी में नॉर्मल गैसेस कहते हैं। आखिरी चीज़ मैं ये कह रहा था कि जो आइसोटोप्स हैं वो मिक्सचर हैं, यानी बहुत सारे आइसोटोप मिलते हैं तो गैस एक बन जाती है या एक एलिमेंट बन जाता है। तो एक आइसोटोप को दूसरे से अगर अलहदा करवाना है, सेपरेट कराना है, तो उसमें भी ग्राहम लॉ को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों बोलें? क्योंकि हर आइसोटोप का मास अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन का प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम सबका अलग अलग होगा। हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 2, हाइड्रोजन का 3, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम अलग अलग। तो देखें ग्राहम लॉ हैंडी हो गया कि मुख्तलिफ आइसोटोप्स को सेपरेट आउट कर दे, क्योंकि ड्यू टू देयर डिफरेंस इन मोलर मासेस। उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल होगा। माशाल्लाह इसको आप सही से फ़ायदा उठाएं। फीडबैक ज़रूर दिया करें, कमेंट्स किया करें, कुछ सवाल जवाब कर लिया करें। अपना और वालिदैन का ख़ास करके बहुत ख्याल रखें। नमाज़ों की पाबंदी करें एहतिमाम के साथ। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।